किया तो शास्त्री वहीं बैरक में ललिता के सामने पालथी मार के धरने पे बैठ गए। चूंकि शास्त्री ने ललिता के साथ ये जो किया, इसका बदला ललिता शास्त्री से लेने वाली थी, और कैसे लेने वाली थी इस पर शायद ही आप यकीन कर पाए। जिस सिलसिले के दौरान शास्त्री आहिस्ता से लालमणि के समक्ष अपनी आकांक्षा भी व्यक्त कर देते हैं। उस रोज विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में बने उस एक बंद कमरे के भीतर जो कुछ भी घटा वो वाकई लफ्जों से परे था, शब्दातीत था, मगर इतना तो जरूर था कि उसी घड़ी से आगाज हुआ था हिंदुस्तान की तारीख पलट कर रख देने वाली उस तारीखी मोहब्बत का, लाल बहादुर शास्त्री की 75 बरस तक चलने वाली उस अमर प्रेम कथा का, जिसकी पटकथा तो मानो नियति ने शास्त्री के बचपन से ही लिखनी शुरू कर दी थी। क्योंकि तभी तो बनारस के जमींदारों के बीच जन्म लेने के बावजूद शास्त्री का बचपन बनारस से मीलों दूर एक छोटे से गांव में अभावों के बीच गुजर रहा था। दरअसल जब शास्त्री के बचपने ने अपना दूसरा पायदान भी न पार किया था, तभी शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का अचानक देहावसान हो गया, जिसके बाद परिस्थितियां कुछ इस कदर उपजी, हालात कुछ इस कदर पलटे कि शास्त्री की 23 बरस की विधवा मां राम दुलारी देवी को अपने बच्चों के साथ अपना ससुराल छोड़ मायके का रुख करना पड़ा। और इसी मोड़ के बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी के हर अहम मोड़ पर शास्त्री के मातृपक्ष यानी ननिहाल की छाप नजर आएगी। फिर चाहे शास्त्री का बचपन हो, चाहे शास्त्री की पढ़ाई हो, या जिंदगी का कोई भी अहम मौका। और जब इसी सिलसिले में बारी शास्त्री के विवाह की आई, तो वहां भी शास्त्री के लिए उपयुक्त वधू तलाश करने की जिम्मेदारी शास्त्री के मातृपक्ष ने ही निभाई। और जाहिर सी बात है, शास्त्री के ननिहाल की जड़ें मिर्जापुर के इर्द गिर्द पसरी हुई थी, तो शास्त्री के लिए वधू की तलाश भी मिर्जापुर के इर्द गिर्द के इलाके में ही की गई, जो तलाश मिर्जापुर के गणेश प्रसाद श्रीवास्तव की पुत्री लालमणि श्रीवास्तव तक पहुंचकर थमती हुई नजर आ रही थी। परिवार वाले गणेश प्रसाद जी के परिवार के साथ रिश्ते की बात चला ही रहे थे कि इस बाबत सूचना आहिस्ता आहिस्ता शास्त्री जी के कान में भी पड़ी। तब तक शास्त्री संयुक्त प्रांत के जाने माने कांग्रेसी नेता हो चुके थे। देश भर में बतौर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शास्त्री का नाम हो चुका था। और इन सब से ज्यादा अहम ये कि गांधी की सदारत में सियासत का ककहरा सीखते शास्त्री के जहन में चेतना का आविर्भाव हो चुका था। यही वजह थी कि जब शास्त्री के कानों में लालमणि के साथ विवाह के संभावित प्रस्ताव की बात भी पहुंची, तभी शास्त्री ने यह तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते के लिए हां तभी करेंगे जब एक दफा व्यक्तिगत रूप से लालमणि के साथ मुलाकात कर लेंगे। क्योंकि उस मुलाकात में शास्त्री को लालमणि से कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। कुछ था जिसे शास्त्री लालमणि को हर कीमत पर बताना चाहते थे, और इसके लिए जरूरी थी एक व्यक्तिगत मुलाकात। मगर वो दशक था 1930 का और इलाका परंपरावादी पूर्वांचल, जहां विवाह से पूर्व लड़के और लड़की का एक दूसरे से मुलाकात करना या बात करना तो दूर की कौड़ी है, एक दूसरे को देखना भी महापाप समझा जाता था। तो आप इल्हाम कर ही सकते हैं कि ऐसे हालातों में और ऐसे दौर में शास्त्री को विवाह से पूर्व लालमणि के साथ बस एक मुलाकात भर करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। मगर यकीनन शास्त्री ने ये अभिनव संकल्प लिया था, तो इस संकल्प को साधने की दृष्टि में तमाम तिकड़म आजमाते हुए अंततः शास्त्री ने एक मुलाकात आयोजित करने में सफलता अर्जित कर ही ली। और फिर एक शाम विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में एक सुनसान कमरे के भीतर शास्त्री और लालमणि की मुलाकात होती है, जहां शास्त्री सीधे सपाट और स्पष्ट लहजे में लालमणि से कहते हैं कि आप तक बात तो पहुंच ही चुकी होगी कि हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों के रिश्ते की बात चला रहे हैं, मगर आप उस रिश्ते के लिए हां करें इससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी और बेहद अहम बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि मैंने पहले ही अपना समूचा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया है। वो देश
जो बरतानिया हुकूमत की दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और जिसे बरतानिया हुकूमत की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हट सकता हूं और जिन जिम्मेदारियों को निभाने के सिलसिले में मुझे देश भर के दौरे करने पड़ेंगे, तमाम विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना होगा, जेल यात्राएं करनी पड़ेंगी। और इन सब से अहम ये कि बरतानिया हुकूमत की नज़रों में मेरी हैसियत एक बागी की है, जिस नाते कभी भी किसी भी वक्त मेरी मौत की खबर दहलीज पर दस्तक दे सकती है। मैं आज जिंदा हूं, कल सुबह रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका भी पक्का यकीन नहीं दिला सकता हूं। हाँ, मगर इतना यकीन जरूर दिला सकता हूं कि अगर मेरा आपके साथ विवाह हुआ तो जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक हर कदम पर आपका साथ जरूर निभाऊंगा। तो अब बताइए, इतना सब कुछ जानने के बावजूद क्या आप इस रिश्ते में आना चाहती हैं? क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? सामने खड़ी लालमणि चंद घड़ी खामोश रहती हैं और फिर शास्त्री की नजरों से नजरें मिला शास्त्री जितना ही आत्मविश्वास अपने लहजे में ढाल शास्त्री से कहती हैं, जी ये रिश्ता भी स्वीकार है और आपकी ये शर्तें भी। और इतना ही नहीं, आज अभी मैं भी आपको एक वचन देती हूं कि इस मुल्क को आजाद कराने की आपकी हर मुहिम में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ थामकर, आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। और बस शास्त्री और लालमणि के इन्हीं अल्फाजों के साथ आरंभ हो जाता है 75 बरस तक चलने वाली उस अमर प्रेम कथा का, जो यकीनन शास्त्री और लालमणि दोनों की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। और जिस बदलाव की पहली शुरुआत तो उसी पहली मुलाकात में हो चुकी थी। क्योंकि इन तमाम बातों के बाद लालमणि और शास्त्री के बीच बातों का एक सिलसिला सा शुरू होता है, जिस सिलसिले के दौरान शास्त्री आहिस्ता से लालमणि के समक्ष अपनी आकांक्षा भी व्यक्त कर देते हैं। शास्त्री लालमणि से कहते हैं कि जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका नया नाम रखना चाहता हूँ। लालमणि ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? शास्त्री ने कहा, आवश्यकता नहीं, मेरा मन है। मन इसलिए है क्योंकि मेरी 51 शक्तिपीठों में से एक मीरापुर माँ ललिता देवी में बड़ी गहरी आस्था है और मैंने सोच रखा था कि अगर मेरा कभी विवाह हुआ तो मैं अपनी पत्नी का नाम ललिता ही रखूँगा। तो अगर आपको ये नाम स्वीकार है तो मुझे अच्छा लगेगा। अब माँ विंध्यवासिनी की प्रतिदिन सुबह आराधना करने वाली लड़की से अगर उसका होने वाला पति उसका नाम ललिता देवी के नाम पर रखने के लिए कहेगा तो ना तो नहीं आने वाला है। लालमणि ने इस प्रस्ताव पर सहर्ष सहमति जताई और इसके बाद 16 मई 1928 के रोज लालमणि श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री बन शास्त्री के साथ उनके पैतृक निवास वाराणसी पहुंचती हैं। कुछ दिन वाराणसी में शास्त्री के साथ गुजारती हैं और फिर शास्त्री के ही साथ प्रयागराज यानी इलाहाबाद आ जाती हैं। चूंकि शास्त्री उन दिनों बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे और प्रयागराज यानी इलाहाबाद स्वातंत्र समर का स्पंदन केंद्र हुआ करता था, तो इलाहाबाद से बेहतर सरजमी हो ही नहीं सकती थी जिसे शास्त्री और ललिता अपना आशियाना बना सकें। फिर इसी तरह जिंदगी गुजरने लगती है। ललिता शास्त्री साथ साथ इलाहाबाद में रहते हुए स्वातंत्र समर में अपने अपने हिस्से का योगदान देते रहते हैं। मैंने अपने अपने हिस्से का कहा है क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ जब शास्त्री सालों के लिए जेल के भीतर बंद हुए, तब भी ललिता लगातार अपनी महिला साथियों के साथ सड़कों पर बरतानिया हुकूमत के खिलाफ मोर्चा लेती रहीं और जेल में बंद शास्त्री तक अपने क्रियाकलापों की खबरें खतों के जरिए पहुंचाती रहीं। इस तरह जेल के भीतर शास्त्री और जेल के बाहर सड़कों पर ललिता भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए अपने अपने हिस्से की भूमिकाएं निभा रहे थे। एक दफा जिंदगी ने ललिता और शास्त्री को वो दौर भी दिखाया जब करीब 18 महीने गुजर चुके थे शास्त्री को जेल गए, मगर ललिता को एक भी दफा शास्त्री से मिलने की इजाजत तलक नहीं दी गई और अंततः
जब करीब 18 महीनों के बाद हुकूमत ने शास्त्री को उनकी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी तो वो भयंकर गर्मी का मौसम था, लू के थपेड़े चल रहे थे। शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री से मिलने के लिए कारागार पहुंचने ही वाली थी कि अचानक ललिता की नज़र सड़क किनारे खड़े आम के ठेले पर पड़ी। ठेले वाले ने बड़े बड़े आम रखे हुए थे। ललिता की नज़र पड़ी तो याद आया शास्त्री को भी आम बहुत पसंद है, आम का मौसम है, उनसे मिलने जा रहे हैं तो क्यों ना आम लेते चलें। मगर आंचल की पोटली टटोली तो पैसे नहीं थे, चंद रुपए थे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आम खरीदे जा सकते थे। मगर इन्हीं पैसों में से किराया देकर वापस भी तो लौटना था। ऐसे में ललिता ने ठेले पर से महज 2 आम खरीदे और उन 2 आमों को अपने आंचल में छुपाकर शास्त्री से मिलने जा पहुंची। बैरक के भीतर शास्त्री से मुखातिब हुई तो आंखें भर आईं। दोनों के बीच चंद अल्फाज कहे गए थे कि ललिता ने चुपके से आंचल में से 2 आम निकाले और सबकी नज़रों से बचा के शास्त्री के हाथ में रख दिए। शास्त्री ने सहसा आमों को देखा तो यकीन ही ना हुआ। वापस ललिता की आंखों में देखा, शास्त्री की भी आंखें भर आईं, मुस्कुराए और फिर बगल में खड़े हुए सिपाही को बुला लिया और सिपाही से कहा, ये मेरी पत्नी हैं मगर मेरे लिए आम लेकर आई हैं जो कानूनन जुर्म है, इसीलिए इन्हें सजा दी जाए और ये आम वापस रख लिए जाएं। समझ ही नहीं आया ना सिपाही को ना बगल में खड़ी हुई ललिता को कि क्या कहे क्या ना कहे। सिपाही खुद शास्त्री की इस ईमानदारी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने शास्त्री से कहा, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए आप। मगर शास्त्री सिपाही से जिद करने लगे कि नहीं, उनकी पत्नी ने कानून तोड़ा है और इसके लिए उन्हें कुछ तो सजा दी जानी चाहिए और ये आम आप रख लीजिए। सिपाही ने फिर शास्त्री को मना किया तो शास्त्री वहीं बैरक में ललिता के सामने पालथी मार के धरने पे बैठ गए। यकीनन शास्त्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, सामने खड़ी ललिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। आस पड़ोस में खड़े हर अधिकारी, कैदी, जिस किसी ने यह मंजर देखा हैरत में पड़ गया। ये प्रेम की ऊंचाई है जहां नैतिक मूल्य साथ होते हैं, जहां मर्यादाएं साथ चलती हैं। मगर इसके बाद क्या हुआ? शास्त्री और ललिता की इस प्रेम कहानी में अब आगे क्या होने वाला था, ये वाकई यकीन से परे था। क्योंकि शास्त्री ने ललिता के साथ ये जो किया, इसका बदला ललिता शास्त्री से लेने वाली थी। और कैसे लेने वाली थी इस पर शायद ही आप यकीन कर पाएं। मगर वो कहानी इस शास्त्री की प्रेम कहानी की सीरीज की अगली कड़ी में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे शास्त्री की अद्भुत प्रेम कहानी से लगातार रूबरू हो सकें। जल्द ही फिर मिलेंगे जहां सुनाएंगे शास्त्री की इस अद्वितीय अनुपम प्रेम कहानी की अगली कड़ी और बताएंगे कि क्या होने वाला था शास्त्री और ललिता की प्रेम कहानी में आगे।